हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाती यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, राजस्थान टीजीटी पीजीटी, एनवीएस केवीएस, नेट जेआरएफ और जहां भी हिंदी साहित्य का इतिहास व व्याकरण पूछा जाएगा उन सभी एग्ज़ाम के लिए मैं लगातार प्रैक्टिस करवा रहा हूं। यह मेरा 59वां वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में 125 क्वेश्चन होता है और मैं साथ ही साथ बहुत कम समय में उसका विश्लेषण करता हूँ। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। नवसाह सांख्यचरित जो चंपू काव्य है के कृति के रचनाकार कौन है? तो 4 विकल्प हमारे सामने है। आप इसे टेस्ट फॉर्म के रूप में भी दे सकते हैं जब तक लाइव वीडियो चल रहा है। नवसाह सांख्यचरित चंपू काव्य के रचनाकार श्री हर्ष जी हैं। विकल्प ए सही है। मृच्छकटिकम के रचयिता का नाम बताना है। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? बता दें, मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। विकल्प बी सही है। भास की रचना कौन सी है? बता दें कि भास जी कुल 13 नाटकों का रचना किए हैं, जिसमें से 5 एकांकी है और भास की रचना पूछा है यहाँ पर। तो यहाँ पे उसके अलावा 3 ऑप्शन को भी देख लेते हैं हम। बता दें, विक्रमोर्वशीय जो विक्रमोर्वशीय है यह कालिदास जी की रचना है, यह एक नाटक है। और मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। रत्नावली हर्षवर्धन की रचना है और जो प्रतिमा नाटकम है यह भास की रचना है। तो विकल्प यहाँ पर डी वाला सही है। ठीक ना, डी वाला सही है यहाँ पे, प्रतिमा नाटकम। और निम्नलिखित में से एक रचना कालिदास की है नहीं है। यहाँ पे कालिदास की एक रचना नहीं है। ऋतुसंहार, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम और नैषधीय चरित, इन चारों में से बताना है कौन सा कालिदास की रचना नहीं है। तो हम बता दें आपको कि नैषधीय चरित जो है यह कालिदास की रचना नहीं है, यह श्री हर्ष की रचना है। किसकी है? श्री हर्ष की रचना है। और ऋतुसंहार, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये तीनों रचनाएं जो हैं यह कालिदास जी की हैं। ठीक ना। 10 रूपकम के लेखक का नाम बताना है। 10 रूपकम के लेखक जो हैं वह कवि धनंजय जी हैं। विकल्प बी सही है। राजशेखर के नाटक का नाम बताना है। राजशेखर के नाटक का नाम, चार ऑप्शन हैं और चारों रचनाएं जो हैं किसी न किसी की रची हुई हैं। बता दें, जो बाल रामायण है इसमें श्री राम कथा का वर्णन किया गया है और राजशेखर की रचना यही है, बाल रामायण। ठीक ना, विकल्प ए सही है यहाँ पर। रघुवंशम के रचयिता कौन है? रघुवंशम के रचयिता बताना है कौन है? तो कालिदास जी हैं। विकल्प ए सही है, रघुवंशम। प्रतिमा नाटकम के रचयिता, प्रतिमा नाटकम के रचयिता कौन है? ऊपर आ चुका है, कवि भास जी हैं प्रतिमा नाटकम के रचयिता। विकल्प बी सही होगा, अभी ऊपर आया है। संस्कृत के निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ नाटक नहीं है? नाटक कौन सा नहीं है? 4 विकल्प हैं आपके सामने। संस्कृत के निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा नाटक नहीं है? तो बता दें कि रघुवंशम जो है यह नाटक नहीं है, कालिदास द्वारा रचित यह एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है रघुवंशम। ठीक ना। बाकी वेणी संहार जो है यह भट्ट नारायण की रचना है। मालती माधव जो है भवभूति की रचना है। ठीक ना। आगे चलते हैं। मुद्रा राक्षस किसकी नाट्य कृति है? मुद्रा राक्षस पहले तो क्या है? एक नाटक है और यह किसकी कृति है मुद्रा राक्षस? तो विशाख दत्त की है। विकल्प डी सही है। कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? नहीं है, नहीं है। ऋतुसंहार, कुमार संभव और बुद्ध चरित, रघुवंशम आप अच्छी तरह जानते होंगे। बुद्ध चरित जो है यह बाण अश्वघोष की रचना है। किसकी है? अश्वघोष की रचना। बाकी ऋतुसंहार ऊपर आया है, रघुवंशम भी आया है, कुमार संभव, और ये तीनों रचनाएं जो हैं ये कालिदास की हैं। कौन सा नाटक भास का नहीं है? भास का नहीं है, बताएं। अभी 13 नाटक ये लिखे हैं और इसमें से कौन सा नहीं है? स्वप्नवास दत्तम यह भास की रचना है। प्रतिज्ञा योगंध नारायण जो है, योगंध नारायण है ये, और ये भी भास की रचना है। प्रतिमा नाटकम ऊपर आया है, ये भी भास की रचना है। मुद्रा राक्षस जो है यह विशाख दत्त की रचना है।
विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस, ठीक ना। तो विकल्प यहाँ पे कौन सा सही होगा, यहाँ पर विकल्प सही होगा डी वाला। निम्नलिखित कौन सी कृति भवभूति की नहीं है, नहीं है भवभूति की कौन सी कृति नहीं है, तो ये बताना कर्पूर मंजरी जो है, कर्पूर मंजरी राजशेखर की रचना है। किसकी है, राजशेखर की रचना है कर्पूर मंजरी। तो विकल्प यहाँ पे कौन सा सही होगा, डी वाला सही होगा। संस्कृत का महाकाव्य कुमार संभव किसकी रचना है, कुमार संभव के बारे में बताना है। कुमार संभव किसकी रचना है, कालिदास की रचना है, अभी ऊपर आया है। मनोविकार सूचक शब्द वाक्यों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है, मनोविकार सूचक शब्दों वाक्यांशों तथा वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है, बता दें विस्मयादि बोधक का प्रयोग होता है। इस तरह से बनता है, जैसे किसी को कहें हरे, तो हरे के आगे जो लगेगा हे राम, ओ उसके आगे ये चिन्ह लगता है ना विस्मयादि बोधक। चंद्रालोक के रचनाकार का नाम बताइए, चंद्रालोक के रचनाकार जयदेव जी हैं, विकल्प डी सही है। आत्मन शब्द के चतुर्थी बहुवचन का रूप क्या है, आत्मन शब्द के चतुर्थी बहुवचन का रूप क्या है, तो आत्मभ्य है, विकल्प बी सही है आत्मभ्य। इदम, इदम शब्द स्त्रीलिंग जो है, इदम शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन रूप में क्या होगा, इदम के तृतीया विभक्ति एक वचन रूप में क्या होगा, तो अनया होगा, विकल्प सी सही है। आगे चलते हैं। सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है, सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो तृतीय विभक्ति होती है। विकल्प कौन सा सही है, ए वाला सही है। चक्रपाणी में समास बताना है, चक्रपाणी में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है कि द्वंद्व समास है, कर्मधारय है कि द्विगु है, बता दें कि इसमें बहुव्रीहि समास है, विकल्प ए सही होगा चक्रपाणी में। द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा परिवर्तित संप्रदाय है, द्वैतवाद जो है यह मध्वाचार्य का है, विकल्प डी सही है। दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, काव्य पंक्तियाँ किस कृति की हैं, किस कृति की हैं, किस कृति से ली गई हैं, तो आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है, इसका नहीं है। राम की शक्ति पूजा निराला की रचना है। निर्झरी, निर्झरिणी ये जो रचना है भास्कराचार्य त्रिपाठी का है, ठीक, भास्कराचार्य त्रिपाठी का है। तो ये तीनों रचनाओं से नहीं है, सरोज स्मृति की ये पंक्तियां हैं। जो निराला की रचना है सरोज की स्मृति निराला। दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, सरोज स्मृति से ली गई हैं। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इनमें संदेह नहीं है। यह पंक्तियाँ किसकी हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। अगर आप इसको कबीर के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास रामचंद्र शुक्ल वाले में, तो ये आपको तुरंत कंठस्थ हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं, हिंदी की प्रथम कहानी वो किसे मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, तो इंदुमती को मानते हैं। इंदुमती जो किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित है। और बता दें इंदुमती नहीं गुलबहार जो है ये दोनों रचनाएं किशोरी लाल गोस्वामी जी की हैं। बाकी दुलाई वाली जो है राजेंद्र वाला घोष की रचना है। और 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की रचना है। और जो यहाँ पे सही आंसर है वो बी वाला है, इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्य काल में भक्ति काव्य और रीत काल के बीच था। पंक्तियों के लेखक कौन है, यहाँ पे बता दें राम स्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीत काव्य के बीच दिखता था। खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा है। खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य की बात करें
तो वह है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास हरि औध की रचना है। प्रिय प्रवास हरि औध की रचना है। साकेत मैथिली शरण गुप्त का, भारती भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और कुरुक्षेत्र जो है दिनकर जी का रचना है। तो यहाँ पे विकल्प कौन सा सही था? बी वाला। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति बताना है। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? बौद्धिकता का प्राधान्य, ये सही है। यथार्थ का अति आग्रह, ये भी होता है। और कुंठा, निराश, संदेह की अभिव्यक्ति, ये तीनों जो हैं नई कविता की विशेषताएं हैं। तो विकल्प डी वाला यहाँ पे सही होगा। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उसका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। विकल्प सी सही है। कवित्त रत्नाकर किस भाषा में रचित है? कवित्त रत्नाकर की बात करें तो यह सेनापति जी की रचना है, जो ऋतकालिक कवि हैं, और यह रचना ब्रज भाषा में रचित है। विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतबद्ध परंपरा में नहीं है? रीतबद्ध परंपरा में कौन सा कवि नहीं है? तो मतीराम जी रीतबद्ध परंपरा के अंतर्गत नहीं आते हैं। विकल्प सी सही है। छात्र ने 2 पुस्तकें खरीदी का सही संस्कृत अनुवाद क्या होगा? छात्र ने 2 पुस्तकें खरीदी का संस्कृत में अनुवाद बताना है। तो इसका अनुवाद होगा छात्रः पुस्तकें अक्रीणात्। विकल्प बी सही होगा। शुद्ध वाक्य का चयन करिए। शुद्ध वाक्य का इसमें चयन करना, ग्रामे परितः वृक्षा सन्ति, और ग्रामस्य परितः वृक्षा सन्ति, ग्राम परितः वृक्षा सन्ति। विकल्प सी होगा, ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति। ठीक ना। सर्वस्व, सर्वयोः, सर्वेषां किस विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हैं? तो ये षष्ठी विभक्ति के हैं। विकल्प बी सही है। हरि शब्द का सप्तमी बहुवचन रूप बताइए। हरि शब्द का सप्तमी बहुवचन रूप जो होगा हरिषु होगा। विकल्प सी सही है, हरिषु। हस धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप क्या होगा? हस धातु का जो धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप कौन सा होगा? तो बी होगा, जो यहाँ पे बी लिखा है, अहसतम। असतम होगा। विकल्प बी सही है। पठ धातु परमयपदी लिट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा? पठ धातु के परमय पदी जो लिट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, क्या होगा? तो पठिष्यामि होगा। विकल्प डी सही है। अस्मद मतलब मैं शब्द का तृतीय बहुवचन रूप क्या होगा? अस्मद शब्द का तृतीय बहुवचन जो बताना है अस्माभि होगा। विकल्प डी सही होगा। यहाँ पे हरिणा, हरिभ्याम, हरि भी किस विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप में है? ये किस में आएंगे? तो हरि भी यह आएगा तृतीय में। ठीक है ना। हरिभ्य हो जाता जब चतुर्थ पंचमी में आता। ठीक ना। इत्यलम में कौन सी संधि है? इत्यलम की बात कर रहा है, तो इसी इत्यलम में यण संधि है। य व के पहले जब आधा अक्षर आता है लिंग के स्थान पे तब होता है ये। और हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया था? ग्रियर्सन के अनुसार उसका क्या नाम था जिसे आदिकाल कहा जाता है? तो उसे चारण काल कहा ग्रियर्सन जी ने। विकल्प सी सही है। जायसी नामक समीक्षा कृति के लेखक कौन है? जायसी नामक समीक्षा कृति के जो लेखक हैं विजय देव नारायण शाही जी हैं। विकल्प बी सही है। विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर यह अटल सिद्धांत था। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कृति में संग्रहित हैं? तो यह भारती में संग्रहित है, जो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? 84 सिद्धों में कौन नहीं आते हैं? तो विरूपा,
कणपा और कुकुरिपा। अब एक सेंस भी लगाओगे ना तब भी पता चल जाएगा। देखो सिद्धों में एक नामों में पा जो है मैक्सिमम लोगों को नामों में आया है, मैक्सिमम लोगों के नामों में अंतिम में पा, ठीक है ना। सरापा हो गए, जैसे कर्णपा, कुकुरिपा, ऐसे तमाम लोग हैं। जो सारंगधर हैं यह संगीत के विद्वान थे और यह हमीर रासो इनकी रचना है और यह सिद्धों के अंतर्गत नहीं आते हैं। सिद्धों की संख्या 84 है, नाथों की संख्या 9 मानी गई है। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? यह 50 बार आ चुका है यह क्वेश्चन और इसके लेखक, ये जो पंक्तियां हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। समांतर कहानी के प्रवर्तक के बारे में बताइए। समांतर कहानी जो है यह भी कई बार आ चुका है, कमलेश्वर जी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखाचित्र है? रेखाचित्र रचना कौन सी है? श्रृंखला की कड़ियाँ। श्रृंखला की कड़ियाँ जो है यह रेखाचित्र है, ये महादेवी वर्मा की रचना है। दीपशिखा, यामा और पथ के साथी, ये चारों रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं। और रेखाचित्र की बात किया इसमें तो श्रृंखला की कड़ियाँ रेखाचित्र है। कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख यह तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता। किस नाटक की पंक्तियां हैं? यह पंक्तियों के बारे में बताना है तो बता दें। अनमेजय का नागयज्ञ, एक घूट, कामना, ध्रुव स्वामिनी, ये जो चारों रचनाएं हैं यह जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। और कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख यह तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता, ये पंक्तियां ध्रुव स्वामिनी की से ली गई हैं, ठीक ना। यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। रानी केतकी की कहानी, जिसे उदयभान चरित के नाम से भी जाना जाता है, यह किसकी रचना है? तो यह बता दें इंसा अल्लाह खां की है। विकल्प सी सही है, मुंशी ईसा अल्लाह खां। प्रिया नीलकंठी तथा निषाद वाँसुड़ी के निबंध संग्रह। निषाद वाँसुड़ी देखिए हमारे नाम से भी आ गया है एक रचना। प्रिया नीलकंठी तथा निषाद वाँसुड़ी किसके निबंध संग्रह हैं? तो ये कुबेर नाथ राय के हैं। विकल्प सी सही है यहाँ पर। कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचक ग्रंथ के लेखक कौन है? कंफ्यूज मत होइएगा, कामायनी जब पूछेगा तब जयशंकर प्रसाद है, लेकिन जब कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना की बात किया तब जयशंकर प्रसाद नहीं होंगे, तब हैं गजानंद माधव मुक्तिबोध जी हैं। विकल्प डी सही है। निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रम अनुसार सही विकल्प चिन्हित कीजिए। बता दें उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है और ये जितना भी उपन्यास लिखा हुआ है यहाँ पे ये सभी मुंशी प्रेमचंद जी का ही है। और यहाँ पे कालक्रम के अनुसार लगाना है तो बता दें प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम जो रचा गया यह 1922 में इसकी रचना हुई थी 1922 में। बाकी कर्मभूमि की रचना 1932 में और गोदान की रचना 1936 में हुई। और रह गया गबन की रचना 1928 में हुई। तो सबसे बाद में कौन आ गया? गोदान कहाँ मिलेगा? तीसरे और चौथे में। सबसे पहले आ गया प्रेमाश्रम 1922। तो विकल्प कौन सा सही होगा? सी वाला हो जाएगा। बता दें कि अंतिम उपन्यास उनका मुंशी प्रेमचंद का गोदान है जिसकी रचना 1936 में हुई। उसके बाद भी एक रचना वो कर रहे थे मंगलसूत्र नाम से, लेकिन अपूर्ण रह गया, वो स्वर्ग को सिधार गए। चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँचे किसके पत्रों का संग्रह है? चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँचे, यह जो पत्रों का संग्रह है यह फणिकेश्वरनाथ रेणु जी का है। विकल्प भी सही है। जैनेंद्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक, जैनेंद्र जी के साथ कुछ घंटे जो इंटरव्यू है इसके लेखक कौन हैं? तो पद्म सिंह शर्मा कमलेश जी हैं। बता दें पद्म सिंह को कमलेश के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल का अकाल रिपोर्ताज के लेखक कौन है? बंगाल का अकाल जो है उसकी विधा रिपोर्ताज है और इसके लेखक रांगे राघव जी हैं। विकल्प ए सही है। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत है, ये भी याद करते हुए चलिएगा। ये कहने के लिए 125 क्वेश्चन है, लेकिन इसके साथ आपको 3 से 400
तथ्य क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर। तो आपकी तैयारी भरपूर हो जाएगी, यहाँ से प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रहेगी, ठीक ना। तो एक बूंद सहसा उछली जो यात्रा वृत्तांत है, यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का है, विकल्प बी सही है। मुर्दहिया किस लेखक की आत्मकथा है, कितना बार आ चुका है। मुर्दहिया जो है वह तुलसी राम की आत्मकथा है, विकल्प ए सही है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन हैं। कुछ आप बीती कुछ जग बीती जो संस्मरण है, इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, विकल्प सी सही है। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी है। आवारा मसीहा सैकड़ों बार आ चुका है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की जीवनी है और आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी है। शरद चंद्र की जीवनी है और विष्णु प्रभाकर जी इसे लिखे हैं, तो विकल्प ए सही है। यहाँ पे किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप प्रस्तुत किए हैं, तो वो नरेंद्र कोहली जी हैं। विराट कोहली मत समझिएगा, नरेंद्र कोहली एक बार और पढ़ते हैं। किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूपों में प्रस्तुत किए हैं, तो वो नरेंद्र कोहली जी हैं। और नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है। संस्थापकों में बताना है कौन नहीं है नागरी प्रचारणी सभा में, तो वह रामचंद्र वर्मा जी नहीं है। बाकी बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं। अभी देख लेते हैं बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह, ये तीनों जो हैं वो नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों के अंतर्गत आते हैं, और जो रामचंद्र वर्मा है ये नहीं आते हैं, तो विकल्प यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा, ठीक ना। बता दें कि ये तीनों 9वीं क्लास के छात्रा थे। जब ये 9 में पढ़ते थे तभी इनके मन में विचार आया था, क्वींस कॉलेज के छात्र थे, तभी मन में विचार आया था कि ऐसा कुछ एक संस्था का स्थापना किया जाए, शुरू किया जाए, ठीक ना। तो यहाँ पे विकल्प सी सही था। हिंदी समाचार पत्र बंगदूत कब प्रकाशित हुआ। बंगदूत जो है 1829 में प्रकाशित हुआ। यह एक साप्ताहिक पत्र था, ठीक ना, विकल्प भी सही है। साहित्य भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। साहित्य भारती जो है यह कानपुर से प्रकाशित होती है, और होती है लिखा हुआ है, और कालू राम जी इसके वो संपादक हैं। कौन? कालू राम जी। हिंदी की कालजयी पत्रिका हंस के संस्थापक का नाम बताना है। हिंदी की कालजयी पत्रिका जो हंस है, इसके संस्थापक जो हैं वो प्रेमचंद जी हैं, विकल्प बी सही है। हिंदी भाषा की मासिक प्रमुख पत्रिका वागर्थ कहाँ से प्रकाशित होती है। वागर्थ जो है यह कलकत्ता से प्रकाशित होती है, विकल्प सी ए वाला सही है, विकल्प ए वागर्थ कलकत्ता। काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रच्छयते, अलंकार की यह परिभाषा किसकी है। आचार्य दंडी की है, कई बार आ चुका है। काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रच्छयते, आचार्य दंडी। रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की। भावकत्व और भोजकत्व जो है यह किया था भट्टनायक जी ने, विकल्प भी सही है। तददौसौ शब्दार्थो सगुणावलंकृत पुनः क्वापि किस काव्य लक्षण, किसका काव्य लक्षण है। यह बता दें मम्मट का काव्य लक्षण है, विकल्प सी सही है। तददौसौ शब्दार्थो सगुणावलंकृत पुनः क्वापि, मम्मट। भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है, तो यह सांख्य दर्शन पर आधारित है, विकल्प डी सही है। रसव, आप ये बताइए, ये चारों विकल्प है ना, मीमांसा, न्याय दर्शन, शैव दर्शन और सांख्य दर्शन, इन सभी के प्रवर्तक कौन है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए, बिना गूगल या किताब देखे। रसव वैसह को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने
सम्मिलित किया, और जो बताते हैं उनका नाम हम अगली वीडियो में जरूर लेंगे। रसव व सह को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने सम्मिलित किया? तो वह हैं आचार्य अभिनव गुप्त जी। विकल्प सी सही है, आचार्य अभिनव गुप्त। अविदा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस वीरस, उल्टी कहत नवीन। यह जो उपर्युक्त उक्ति है किसकी है? एक बार और पढ़ते हैं। अविदा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस वीरस, उल्टी कहत नवीन। यह देव की पंक्तियां हैं। विकल्प डी सही है, देव ऋतकालिक कवि हैं। रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की मान्यता किस आचार्य ने दी? जो चित्र तुरंग न्याय है इसकी मान्यता श्री शंकुक जी ने दी। विकल्प बी सही है। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? जो आचार्य कुंतक हैं वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं। विकल्प बी सही है। किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होते हैं? तो ये 12वें है, 12 और 7 पर यति होता है और कुल उसमें एक चरण में 19 मात्रा होता है। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? रीति संप्रदाय से संबंधित जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है वह काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है। विकल्प डी सही है। इसके रचनाकार वामन जी हैं, ठीक है ना, वामन जी। और काव्य दर्पण जो है यह विश्वनाथ जी का है, विश्वनाथ जी का। और बता दें काव्यादर्श दंडी का है। काव्य अलंकार सूत्र जो है यह भी वामन का है, ठीक ना। तो विकल्प डी सही था यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? वर्णिक छंद के बारे में बताइए। तो बता दें उपेंद्र वृजा जो है इसमें वर्णिक छंद है। प्रत्येक चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं इसमें। वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य कौन माने जाते हैं? वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य विश्वनाथ माने जाते हैं। विकल्प डी सही है। आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? गुणों की संख्या 10 मानी है। भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? 10 मानी है। केशव कही न जाए का कहिए, देखत तव रचना विचित्र, अति समुझी मनहि मन रहिए। यह जो उपर्युक्त उदाहरण में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है? इसमें रस बताना है तो अद्भुत रस है। विकल्प डी यहाँ पे सही है। मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? मम्मट जी जो हैं यह किस संप्रदाय के आचार्य हैं? यहाँ पे औचित्य दिया है, अलंकार, ध्वनि और रीति। बता दें औचित्य संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं क्षेमेंद्र जी को काम माना जाता है, क्षेमेंद्र, ठीक। और अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह को, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन को, और ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक में मुख्य नाम आता है पहले आनंदवर्धन का, उसके बाद अभिनव गुप्त का और मम्मट जी का। तो मम्मट जी का कौन सा किस आचार्य से किस संप्रदाय से संबंधित हुए? तो ध्वनि संप्रदाय से। विकल्प सी सही है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? स्पर्श संघर्षी कौन सी ध्वनियाँ कहलाती हैं? तो च, छ, ज, झ कहलाती हैं। विकल्प ए सही है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? तो च, छ, ज, झ, ठीक है ना। विकल्प ए सही है। इसे कंठ ध्वनियाँ बोलते हैं, इसे ओष्ठ ध्वनि प, प, ब, ओष्ठ, इसे मूर्धन्य ध्वनियाँ बोलते हैं। इसे तालव्य ध्वनियों के अंतर्गत ये आता है। हिंदी बता दें स्पर्श ध्वनियाँ क से लेकर म तक के व्यंजनों को बोला जाता है। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बता दें बालकृष्ण भट्ट जी थे। विकल्प बी सही है। पत्रिका और संपादक की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, वह कौन सा है? पत्रिका और संपादक की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध युग्म है? सबसे पहले एग्जाम में नहीं और अशुद्ध या असुमेरित, गलत, ये सबको अंडरलाइन कर लेना है आपको। और बता दें धर्मयुग धर्मवीर भारती की है पत्रिका, और हंस राजेंद्र यादव इसके संपादक हुए। तद्भव के अखिलेश जी ने इसका संपादन किया। नया प्रतीक अमरीलाल नागर ने इसका संपादन नहीं किया। तो विकल्प डी जो है यह सही है।
निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से नहीं है? ये भूलिएगा मत, कौन से नहीं है तो कविवचन सुधा है, हरिश्चंद्र मैगनीज, बालबोधनी, ये तीनों है। जो ब्राह्मण है ये प्रताप नारायण मिश्र का है, अभी ऊपर आया है, ठीक ना। निम्नलिखित में से किसने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया? किसने किसी पत्रिका का संपादन नहीं किया? तो राजेंद्र यादव जो हैं यह हंस पत्रिका का संपादन किए हैं, और धर्मवीर भारती जी भी धर्मयुग का संपादन किए हैं। सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जो हैं यह विशाल भारत और कई पत्रिकों का संपादन किए। जो भीष्म साहनी जी हैं ये किसी पत्रिका का संपादन इन्होंने नहीं किया, तो विकल्प डी यहाँ पे सही होगा। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष की बात करें तो सन 1900 है, सन 1900। और इसकी स्थापना जो है चिंतामणि घोष ने कराया था, और 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका संपादन किया, ठीक ना। लेकिन जो प्रकाशन वर्ष है शुरुआत वो 1900 है। हिंदी नवजीवन साप्ताहिक का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? हिंदी नवजीवन याद रहे, ये भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी नवजीवन जो है इसका जो प्रकाशन है आरंभ हुआ था अहमदाबाद से, और 1921 में महात्मा गांधी जी ने इसका संपादन किया, ठीक ना। विकल्प ए सही है। सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा फिर कमेंट में बताइएगा। सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? बता दें, सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से होता है, विकल्प डी सही है। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे, ब्राह्मण के संपादक में प्रताप नारायण मिश्र जी थे, अभी आया है ऊपर, विकल्प ए सही है। दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन मालवीय जी के संपादन में होता था, कहाँ से होता था? तो ये प्रतापगढ़ से होता था, यह यूपी में है प्रतापगढ़, और यह आंवला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आंवला पैदा होता है। निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है, वह कौन सा है? तथ्य गलत है वो उसे पहचानना है। हम बता दें, कर्मवीर पत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी जी थे, और यह सही है। कर्मवीर पत्र के संपादक में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने भी इसका संपादन किया है। और आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है, आजकल जो है ये कहाँ से प्रकाशित होता है? दिल्ली से। दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय जी थे, गलत है। रघुवीर सहाय जी ने इसका संपादन कई वर्षों तक किया था दिनमान का, लेकिन प्रथम संपादक ये नहीं थे। प्रथम संपादक जो थे दिनमान के अज्ञेय जी थे। कौन थे? अज्ञेय जी थे। रघुवीर सहाय बाद में ये किए थे कई वर्ष तक। अब पहल जो पत्रिका है जबलपुर से प्रकाशित होती है, तो ये तीनों विकल्प जो हैं सही हैं, विकल्प सी जो था यह सही नहीं था। निम्नलिखित व्यंजनों में कौन सा महाप्राण है? महाप्राण बताना है कौन सा है, ठीक। तो बता दें दूसरा, और जो चौथा होता है ख वाला लाइन और घ वाला लाइन ऊपर से नीचे तक, क से म में अगर जाएंगे जो 25 वर्ड आते हैं ना, उसमें से जो दूसरा और चौथा होता है वो क्या होता है? वह महाप्राण होता है। जैसे क, ख, ग, घ, अंगा। ये देखिए क, ग, अंगा ये अल्प प्राण होता है, बाकी ये दोनों महाप्राण होता है, ख और घ। इसको शॉर्टकट में हम नहीं बोल सकते, जैसे क, ग, अंगा आराम से निकल गए, लेकिन ख, क, ख, ग, देखिए ख में जो बोलेंगे खूब आवाज़, मतलब वायु मुँह से निकलेगा, इसलिए महाप्राण है वो। तो यहाँ पे हो जाएगा ठ, दूसरे लाइन में आता है। कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य व्यंजनों के अनुसार व्यंजन के कितने भेद माने हैं? व्यंजन के उन्होंने 2 भेद माने हैं, विकल्प डी सही है। पुराने हिंदी ग्रंथ के लेखक का नाम बताना है। पुरानी हिंदी जो है उसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? अरे भाई, पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? ब्रज, बंगारू, डोगरी, कन्नौजी। डोगरी पश्चिमी हिंदी में थोड़ी आती है, ये तो कश्मीर, जम्मू कश्मीर की भाषा है, उधमपुर की भाषा है, जम्मू की भाषा है डोगरी, ठीक है। ब्रज, कन्नौजी और बांगरू जो है यह पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। जो कन्नौजी और ब्रज उत्तर प्रदेश में, बांगरू हरियाणा के साइड में बोला जाता है। तो यहाँ पे विकल्प डी जो है वह सही है, यह कश्मीर में बोली जाती है, जम्मू कश्मीर में।
जम्मू की बोली है। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? खड़ी बोली का जो पहला प्रयोग है यह लल्लू लाल के द्वारा किया गया। विकल्प बी जो है सही है। खड़ी बोली का पहला प्रयोग लल्लू लाल के द्वारा किया गया। उच्चारण की दृष्टि से वे वह ध्वनि है, वह कैसी ध्वनि है? प फ ब भ वह जो आता है नहीं, प फ ब भ वह हम गलती से बोल दिए। इसमें दंत ओष्ठ ध्वनि है जो वह है, इसमें दांत और ओठ दोनों का प्रयोग होता है वह में, ठीक ना। प फ ब भ म जो है ये ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। निम्नलिखित में से कृदंत अव्यय का एक प्रकार नहीं है। कृदंत अव्यय का एक प्रकार कौन सा नहीं है? तो यह भूतकालिक कृदंत जो है यह इसका प्रकार नहीं है। विकल्प बी सही है। 66 अंक का केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक उच्चारण कौन सा है? इसका मानक उच्चारण की बात करें तो अभी सही एक वीडियो देखा था हमने कपिल शर्मा शो में, तो वहाँ पे आए थे टाइगर साहब थे और अनन्या पांडे से 2-3 एक्ट्रेस थी और एक और थी, नाम नहीं याद आ रहा है। तो वो अभी हिंदी का जो उच्चारण है ना अंकों का नहीं कर पा रहे थे, बहुत बोकस उन्होंने उच्चारण किया था और वो जान ही नहीं रहे हैं और हिंदी के एक्टर हैं वो सब। 66 हैं, विकल्प डी जो है वो सही है, उसके बारे में वो जान ही नहीं रहे थे। हिंदी की अग्र आवृत्ताकार संवृत स्वर ध्वनि कौन सा है? हिंदी की अग्र आवृत्ताकार संवृत स्वर ध्वनि कौन सा है? तो इसमें है ई जो बोला जाता है। आवृत्ताकार संवृत ध्वनि कौन सा है? तो ई है, ई मुख के अगले भाग से बोला जाता है। दूसरा लड़का कहाँ गया वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये किस प्रकार का होना चाहिए? क्रमवाचक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा यह क्रमवाचक है, तो विकल्प ए सी वाला जो है सही होगा। निम्नलिखित शब्दों में फारसी भाषा का शब्द कौन सा है? फारसी भाषा का शब्द बताना है, इसमें कौन सा है? अदालत, सिफारिश, तारीख, चश्मा। चश्मा जो है वह फारसी भाषा का शब्द है, विकल्प सी सही है। एक हमने शॉर्ट वीडियो बनाया है, उसको देखिए, 1 मिनट के अंदर ही पूरा सभी शब्द मिल जाएगा आपको, मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट शब्द मिल जाएगा। अनंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनंत में अन उपसर्ग है, विकल्प बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द बताना है। हाथी, मोती, पानी। हाथी, मोती, पानी जो है यह पुल्लिंग है। नकेल जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है, विकल्प डी सही है। गूलर का फूल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है दुर्लभ होना। दुर्लभ होना, गूलर का फूल होना, ठीक ना। जैसे ईद का चांद होता है बोलते हैं ना, वैसे ही है गूलर का फूल होना, जिसका फूल किसी ने देखा नहीं आज तक, पता नहीं कब ये इसका फूल होता है। इसका सीधा सीधा आपको फल दिखेगा, फूल कभी देख नहीं पाएंगे इसका। प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? प्रत्युत्पन्न में उपसर्ग बताना है, तो इसमें प्रति होगा उपसर्ग, ठीक ना। प्रति उपसर्ग होगा, उसके बाद उत्पन्न, तो यहाँ पे होगा प्रति उपसर्ग, विकल्प बी सही है। कर्मकारक की विभक्ति कौन सी है? कर्मकारक की कर्ता ने कर्म को हो जाएगा, विकल्प सी सही है। रीति अनुसार में संधि के बाद शब्द कौन सा बनेगा? रीति अनुसार में रीत्य अनुसार बन जाएगा, ठीक, रीत्य अनुसार बन जाएगा, इसमें यण संधि होगी। हिमवान शब्द का पर्याय बताइए। हिमवान शब्द का हिमाद्री होगा, विकल्प सी सही है। अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ कौन सा है? नाग का एक अर्थ बताना है। नाग अनेकार्थी शब्द है, इसका एक अर्थ हाथी होता है, पर्वत होता है, बादल, सांप। हाथी, बादल, पर्वत, सांप ये सभी इसके अर्थ हैं। जिस शास्त्र में शब्दों के रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे व्याकरण कहते हैं, विकल्प सी सही है। शुद्ध रूप, प्रयोग, नियमों का निरूपण होगा, व्याकरण न कहेंगे उसे। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी किसकी है? इन चारों में बताना है आपको। शुद्ध वर्तनी प्रागैतिहासिक होता है। प्रागैतिहासिक इतिहास अगर पढ़े होंगे तो वहाँ पे मिलता है प्रागैतिहासिक काल, ठीक ना, तो विकल्प यहाँ पे बी वाला सही है।
पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं, बहुत बार बता चुके हैं। और पूर्वी हिंदी का विकास जो है अर्धमगधी अपभ्रंश से हुआ है। विकल्प बी यहाँ पे सही है। उसमें छत्तीसगढ़ी आता है, अवधी आता है, ये बोलियां आते हैं। और हिंदी की ओष्ठ ध्वनि व्यंजन कौन सी है? ओष्ठ ध्वनि व्यंजन बताना है। प फ ब भ म, तो भ हो जाएगा, ये ओष्ठ ध्वनि हो जाएगा। और आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग इनमें से कौन सी नहीं है? इकारांत जानते हैं? इकारांत देखिए यहाँ पे लास्ट में ई आया है ना, इसी को इकारांत बोलेंगे। और ये सीधा सीधा आपको मिल गया। तो इकारांत इसमें पहिया में हैया नहीं है, तो एक चीज़ वैसे ही मिल गया। दूसरा स्त्रीलिंग पुल्लिंग की बात किया तो वो अलग की बात है। यहाँ पे ये तीनों इकारांत है, या पहिया में आकारांत है, आकारांत, ठीक ना। निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि कौन सी है? कंठ ध्वनि बताना है। क ख ग घ अंगा। क ख ग घ अंगा जो है कंठ ध्वनि है, लेकिन इसमें से मिल नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा? ह जो है यह कंठ ध्वनि है, इसका उच्चारण जो है कंठ से होता है। स्थिर शब्द का पर्याय क्या है? स्थिर मतलब स्थिरता, निचलता, दृढ़ता। अडिग, स्थिर का पर्याय शब्द अडिग होगा। विकल्प सी सही है। सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा। उपर्युक्त में विशेष से बताना है। विशेष से वो शब्द होते हैं जिसका विशेषण बताया जाए। तो यहाँ पे किसका विशेषण बताया जा रहा है? सीता का। जैसे काला सांप, तो जो काला सांप है ना, काला सांप, तो काला जो है यह विशेषण है, और यह किसकी विशेषता बता रहा है? सांप का। तो सांप हो जाएगा विशेष। यहाँ पर जितना भी बात किया गया है, किसके बारे में बात किया गया है? किसके प्रयोजन के लिए? सीता के प्रयोजन के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया? जो सीता है यह विशेष है, सीता शब्द इसमें। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य बताना है। स्नेहा ने गीत की 2-4 लाड़ियाँ गाईं, लाड़ियाँ नहीं होगा। और परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, नहीं। मुझे बड़ी भूख लगी है, बड़ी नहीं होना चाहिए। केरल अहिंदी भाषी प्रांत है, यह सही है। केरल जो है अहिंदी वैसे भी सही है, नेचुरल में भी, और वाक्य की दृष्टि से भी यह सही है। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम बोली जाती है। हिंदी भाषा में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है, उसे क्या कहते हैं? जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। विकल्प सी सही है। क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था को बोध हो? उसे कहते हैं काल। मतलब क्रिया के उस रूपांतरण को क्या कहते हैं जिससे उसे कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो, उसे काल यानी कि समय कहते हैं। नाट्यशास्त्र की पुस्तक होना चाहिए। नाट्यशास्त्र की पुस्तक, नाटक के लेखक कौन हैं? जो नाट्यशास्त्र की पुस्तक है, इस नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। विकल्प ए सही है। बहती गंगा उपन्यास किसका है? बहती गंगा उपन्यास शिव प्रसाद मिश्र रुद्र का है। विकल्प बी सही है। निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति और कौन सी है? निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? तो यहाँ पे भाषा की प्रमुख प्रकृति केवल सरलता से क्लिष्टता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर होता है। विकल्प बी सही है। असंगत बताइए, इसमें असंगत कौन सा है? मालती का केंद्र इंदौर उज्जैन है। ब्रजभाषा का केंद्र दिल्ली है, और दिल्ली के साइड में है ब्रजभाषा, लेकिन दिल्ली ही नहीं है, दिल्ली के पूरब में ब्रजभाषा है। भोजपुरी का क्षेत्र आजमगढ़ है, और तो खड़ी बोली का केंद्र मेरठ और बिजनौर है। खड़ी बोली का केंद्र मेरठ और बिजनौर है, सही है। भोजपुरी का क्षेत्र आजमगढ़ है, क्षेत्र आजमगढ़ है, पर और बाकी तो बहुत बड़ा क्षेत्र है भोजपुरी का। इसमें लगभग 25 करोड़ लोग आते हैं इस बोली को बोलने वाले। और मालवी जो है, मालवी का केंद्र इंदौर उज्जैन के साइड में है। ब्रजभाषा का केंद्र जो है मथुरा है, आगरा के साइड में, मथुरा वृंदावन का क्षेत्र है।
तो विकल्प बी जो है यहाँ पे गलत दिया है, दिल्ली नहीं होगा। कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन है? कलम का सिपाही जो कृति है यह मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है और इसको लिखा है उनके पुत्र अमृत राय जी ने। तो विकल्प यहाँ पे ए सही है। ये रहे हमारे आज के 125 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। समय को बाखूबी हम ध्यान में रखते हैं। जितना मार्केट में प्रैक्टिस सेट है हम सोच रहे हैं कि सभी आपके सामने प्रस्तुत कर दें ताकि आपको अतिरिक्त पैसा ना खर्च करना पड़े और समय ना आपका जाया जाए और मैक्सिमम प्रैक्टिस को आप कर पाएँ। आप कहीं से भी पढ़ते हो आप हमारे पास आ सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और आपके संपर्की जो लोग हैं उनको भी बताइए हमारे बारे में और वो लोग भी इसका हेल्प ले सकें ताकि हमको भी थोड़ा प्रोत्साहन मिले। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।